नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। फाइन एंड आर्ट एनसीईआरटी से न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां, तो ये नया चैप्टर है। तो चलिए इससे प्रश्नों को शुरू करते हैं जो मैंने तैयार किए हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो पहला कथन है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद क्या हुआ कि अनेक शासकों ने क्या किया, विशाल मौर्य साम्राज्य जो था उस पर अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो हमें ये बताना है कि वो जो अलग अलग हिस्से थे वहां पर किस हिस्से पे किस वंश का शासक को, किस वंश ने आधिपत्य जमाया था, तो हमें ये बताना है। तो पहला कथन है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्तों ने आधिपत्य जमा लिया। तो जो उत्तर भारत और मध्य भारत है वहां पर किसने आधिपत्य जमाया? शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश और गुप्तों ने, इन्होंने आधिपत्य जमा लिया था। जबकि दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, आभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो ये पहला कथन है। दूसरा है, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सनातन धर्म के दो संप्रदायों वैष्णव और शैव धर्म का उदय हुआ। तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सनातन धर्म के जो दो संप्रदाय थे, कौन से? वैष्णव और शैव, इन दोनों का उद्भव हुआ। तो ये दोनों कथन है और ये इसमें से केवल एक कथन ही सही है, क्योंकि इस प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि प्रश्न ये था कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। तो इसमें क्या था कि इसके संदर्भ में ही हमें बताना था कि वो जो हिस्से थे कहाँ पर किसने आधिपत्य जमाया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पहला ही कथन बिल्कुल सही है, केवल एक, कि उत्तर भारत और मध्य भारत में शुंग, कर्ण और कुषाण और गुप्तों ने आधिपत्य जमाया। जबकि जो दक्षिणी और पश्चिमी भारत था वहां पे सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, आभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ये इसे प्रश्न के ये जो कथन दिया गया इसके अकॉर्डिंग तो ये पहला ही केवल एक ही सही होगा। बाकी ये दूसरा कथन सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है इस कथन का। ये बिल्कुल सही है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सनातन धर्म के दो संप्रदाय वैष्णव और शैव धर्म का जो उदय हुआ था वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही हुआ था, इन दोनों धर्मों का उदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरहुत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो भरहुत में पाई गई मूर्तियों की विशेषताएं हैं। भरहुत में जो मूर्तियां पाई गई हैं उनकी विशेषताएं क्या है, ये हमें जानना चाहिए। तो देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। यह मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार है। प्रतिमाओं के आयतन में उभार कम किंतु रैखिकता का ध्यान रखा गया है। जो भरहुत में पाई गई मूर्तियां हैं तो जो मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं थी उन्हीं की तरह ही दीर्घाकार मतलब लंबी हैं। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, आख्यान या कथानक फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, किंतु आगे मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र में परिधि में प्रकट होने लगे। ये कह रहा है कि इसमें जो भरहुत की जो मूर्तियां हैं उसमें क्या हुआ, आख्यान और जो कथानक थे जो वो फलक अपेक्षाकृत क्या हुआ, कम पात्रों के साथ ही दिखाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो कहानी जो थी, जो ये आख्यान थे, जो कथानक थे, उसमें कुछ नए पात्र भी नजर आए और चित्र की परिधि में प्रकट होने लगे। तो यही दूसरा कथन है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि समय के साथ आगे उसमें कुछ नए पात्र भी दिखाई दिए और चित्र की परिधि में वो प्रकट होने लगे। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग तथा प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य और उसके पश्चात मानव शरीर और अन्य रूपों को उकेरा जाता था। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि क्या था कि मूर्तिकारों द्वारा क्या किया गया कि जो उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया। जो रिक्त स्थान होता था उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया इस मूर्तियों में। और प्रारंभ में क्या किया इन लोगों ने कि जो सतह थी उस पर उसको तैयार करना सबसे
प्रमुख कार्य होता था। उसके बाद क्या करते थे, मानव शरीर और अन्य रूपों को उकेरा जाता था। तो सबसे पहले ये सतह को तैयार करते थे प्रारंभ में। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि शरीर ज्यादातर कड़ा और तना हुआ दिखाई और भुजाएं और पैर शरीर के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। ये भी बिल्कुल सही कि शरीर मतलब जो ये मूर्तियां हैं, भरहुत में पाई गई जो मूर्तियां हैं, उसमें क्या है कि शरीर ज्यादातर कड़ा और तना हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जो भुजाएं और जो उनके पैर हैं वो शरीर के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं। लेकिन आगे जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो इसमें क्या हुआ कि ये जो दृश्य प्रस्तुति थी इनकी, इसमें कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट किए गए, मतलब उसमें चेंजेस किए गए। तो ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। भरहुत जो कि मध्य प्रदेश में, उसमें जो मूर्तियां पाई गई हैं उनकी विशेषताएं थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने बता ही दिया कि ये यक्ष यक्षिणी की जो मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं थी उनकी तरह ही ये लंबी है, यानी दीर्घाकार है, और इनके आयतन में उभार कम और रैखिकता का ध्यान रखा गया है। और आख्यान और कथानक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए, लेकिन समय के साथ आगे क्या हुआ, कुछ और पात्र भी जुड़े और परिधि में प्रकट होने लगे, चित्र की परिधि में। और मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। सतह को पहले तैयार किया गया है, प्रमुख कार्य यही था कि सतह को तैयार करना, उसके बाद मानव शरीर और अन्य रूपों को उकेरा जाता था। शरीर ज्यादातर कड़ा और तना हुआ है, भुजाएं और पैर शरीर के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चल के इनमें भी चेंजेस लाए गए हैं। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। हमने देखा भरहुत में पाई गई मूर्तियों की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, भरहुत की मूर्तियों में चित्रण सरल तरीके से किया गया है। जातक कथाओं का चित्रण स्तूपों को अलंकृत करने हेतु किया गया। ये कह रहा है कि जो भरहुत में जो मूर्तियां हैं उसमें क्या हुआ है कि मूर्तियों का जो चित्रण है वो बहुत ही सरल तरीके से किया गया है और उसी में जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। और जो जातक कथाएं उसको, उन जातक कथाओं को किसे अलंकृत किया गया, उन्हीं जातक कथाओं का चित्रण किस पर किया गया, स्तूपों को अलंकृत करने के लिए किया गया। तो स्तूपों को जो अलंकृत किया गया है वो जातक कथाओं से ही चित्रण करके ही उनको अलंकृत किया गया है। तो ये पहला कथन कि भरहुत की मूर्तियों में चित्रण बहुत सरल तरीके से हुआ है और इनका चित्रण किया कैसे गया है, जो स्तूप है उन्हीं पर जातक कथाओं को उन स्तूपों पर ही अलंकृत किया गया है। ये पहला कथन है। दूसरा है, विभिन्न प्रदेशों में ज्यों ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हुआ क्या कि ये कह रहा है कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, पहले क्या था कुछ ही जगह स्तूपों का निर्माण होता, लेकिन जैसे जैसे इसके स्तूपों का निर्माण और जगह होता गया, और जगह फैलने लगा, तो क्या हुआ कि उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। और ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों में सभी पुरुष प्रतिमाएं जो थी उनके केश सज्जा को, जो उनके बाल थे उनको गुथे हुए दिखाया जाने लगा। तो ये दूसरा कथन है। तीसरा है, भरहुत में पाई गई मूर्तियां वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई हैं। तो भरहुत में जो पाई गई मूर्तियां हैं वो आज जो है भारतीय संग्रहालय जो है, जो कि कोलकाता में, वहां पर सुरक्षित रखी जा सकती हैं। चौथा है, मूर्ति कला के विकास के चरण को सांची के स्तूप, एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई गई मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो ये कह रहा है कि मूर्ति कला का जो अगला विकास का जो चरण है, तो ये जो सांची के स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाए गए हैं, उसमें मूर्तियों में देखा जा सकता है। जो मूर्ति कला का विकास का चरण है उसको ये जो सांची के स्तूप जहां जो पाए गए हैं मथुरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर और वेंगी स्थान पर, उसमें जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में इसके विकास के चरण को देखा जा सकता है। और ये जो चरण था विकास का, इसमें शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। शैलीगत प्रगति की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं।
तो हमने देखा कि भरूच की मूर्तियों में चित्रण सरल तरीके से हुआ है। स्तूपों को अलंकृत करने के लिए जातक कथाओं का प्रयोग किया गया है, जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। विभिन्न प्रदेशों में जो जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आया। आगे जाकर पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया जाने लगा। भरूच में पाई गई मूर्तियों में वर्तमान में कहा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई। और मूर्ति कला के विकास चरण में सांची के स्तूप, जो कि मथुरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और वेंगी स्थान पर पाई गई जो मूर्तियां हैं, उसमें इस विकास चरण को देखा जा सकता है, जो कि शैलीगत प्रवृत्ति की दृष्टि से बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है। और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है कि ये दोनों कथन दिए गए, हमें बताना है कि ये किसके संदर्भ में है। तो इसमें पहला कथन है, इसमें ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ और इसके 4 तोरण, जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। अंग प्रत्यंगों में कठोरता नहीं है। सिर काफी उठे हुए हैं। ये पहला कथन है। दूसरा है, इसमें स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से नीचे उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा सरल तरीके से किया गया है। तो ये किसके संदर्भ में है? ये जो है, ये सांची स्तूप 1 के संदर्भ में कथन है। कि इसमें क्या है कि सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं और इनके 4 तोरण हैं और जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, जातक कथाएं, उनको अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है उन पर, तोरणों पर। और मतलब जो प्रतिमाएं हैं, उनका संयोजन जो हुआ है बहुत अधिक उभारदार है और उनका संपूर्ण अंतराल में मतलब भरा हुआ है एकदम। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का जो प्रस्तुतिकरण है वो एकदम स्वाभाविक लगता है। शरीर के जो अंग हैं और जो उनके मतलब आप पूरा अंग और प्रत्यंग में जो कोई भी कठोरता नहीं दिखाई गई है, बहुत ही मतलब लचीला टाइप का दिखाया गया है, बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है। और सिर जो है काफी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता में भी अनम्यता कम हो गई थी। तो इस टाइप का ये जो चित्र है कहाँ पाए गए? तो ये सांची स्तूप है। और ये जो कह रहा है कि स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण, ये जो महारानी, तो ये महारानी जो बुद्ध की माँ महाप्रजापति गौतमी, उनके बारे में बोला गया है कि वो लेटी अवस्था में दिखाया गया। तो ये जो है ऐतिहासिक आख्यान, तो उसमें से ये भी है जिसका चित्रण किया गया है कि स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में दिखाया गया और ऊपर से नीचे उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा सरल तरीके से किया गया है। और ये दोनों ही कहाँ पे है? ये दोनों ही सांची स्तूप 1 के बारे में कहा गया है। वहां पर ये दोनों के संदर्भ में सांची स्तूप इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार और मथुरा और दक्षिण में वेंगी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बिल्कुल सही है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार और मथुरा और दक्षिण में वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो वेंगी स्थान पर वेंगी कला उत्पादन के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। और दूसरा है, मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मथुरा और गांधार में पहले क्या था कि इनको प्रतीकों के रूप में, जो प्रतीकात्मक थे, प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता था, अब इनको मानव रूप मिल गया था। तो ये मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार मूर्ति कला की परंपरा में वैक्ट्रिया, पार्शिया और स्वयं गांधार स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। और जो गांधार मूर्ति कला की परंपरा थी, उसमें क्या था? वैक्ट्रिया, पार्शिया और स्वयं गांधार स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। तो ये दूसरा कथन है। तीसरा है, मथुरा मूर्ति कला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल की उत्तरी भारत के अन्य भागों जैसे पंजाब के संगोल में फैल गई। तो इतनी प्रबल थी मूर्ति कला मथुरा की कि जो स्थानीय मथुरा मूर्ति कला की जो स्थानीय परंपरा थी वो इतनी ज्यादा फेमस हुई, इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, उसके अन्य भागों में भी फैलने लगी। जैसे पंजाब का संगोल, वहां भी ये फैली। तो ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा कि हमने सांची के स्तूप की विशेषताएं हैं वो पढ़ा कि मूर्ति, इसमें मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वेंगी स्थान में पाई जाने वाली मूर्तियों में क्या देखा जा सकता है कि मूर्ति कला के विकास का जो चरण था वो देखा गया।
सांची स्तूप के एक मथुरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर, और शैलीग्रत प्रगति की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है। जो सांची के स्तूप की विशेषताएं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे उतरती प्रदक्षिणा पथ, और उसमें जो ये रानी को दिखाया गया है लेटी अवस्था में, उनके स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण किया गया है। हाथी को नीचे उतरते हुए दिखाया गया है, और इसमें जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं, उनका किस तरीके से चित्रण किया गया है, और तोरणों को कितनी सुंदरता से सजाया गया है। तोरणों पे बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं, जातक कथाएं, उनको किस अनेक प्रसंगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब हमने देखा। सांची के स्तूप की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।